सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 निश्चय ही सभी विद्यार्थियों ने इसको अच्छे से दिया होगा और हमारी ढेरों शुभकामना कि जिन विद्यार्थियों ने सच्चे मन से तैयारी किया है निश्चित ही उन्हें सफलता मिले और मिलेगा भी। आजकल सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र जो पीसीएस के प्रारंभिक प्रश्न पत्र हुआ है 2023 का, आजकल उसी के सलूशन की बात हो रही है। आयोग के उत्तर भी आ गए हैं। सभी लोग के मन में तमाम पसोपेश है, कुछ उसमें गड़बड़ियां भी हैं। प्रश्न पत्र में भी कुछ गड़बड़ियां थी। लोगों के मन में बहुत सारे विवाद हैं कि क्या प्रश्न होगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, और बहुत सारे सलूशन भी आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि आयोग के अलावा भी बहुत सारे भारत की धरती विद्वानों से खाली नहीं है। बहुत सारे विद्वान जन शिक्षक ने लोगों ने साल पेपर भी दे रखा है। ये हो सकता है कि किसी के में कुछ अंतर हो। जीके या जीएस, जो जीएस का पेपर होता है, जीएस का जो विषय क्षेत्र है वो अथाह महासागर है, तो कुछ ना छोटी बहुत गलतियां हो जाती हैं। आज मैं अपने इस लेक्चर में ये मैं मान के चल रहा हूं कि पूरा साल पेपर हम नहीं देंगे, बल्कि हम सब्जेक्ट वाइज साल पेपर देंगे। इससे एक फायदा ये होगा कि सटीक रहेगा, सारी चीज उत्तर सटीक रहेगा। ज्यादातर 99% तो सही माना जा रहा है। दूसरा, हम प्रश्न के उत्तर की व्याख्या भी अच्छे से कर पाएंगे, यानी आपको, और उसके अलावा कुछ नए प्रश्न भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का सब्जेक्ट वाइज साल रखेंगे। इसका उद्देश्य यह होगा कि आपको सटीक उत्तर भी पता चले, साथ में आपको नए प्रश्न भी मिले और प्रश्न किस प्रकार के आए थे यह भी आपको पता चले। आज हम लोगों ने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है। हिस्ट्री को पहले हल करें, जो 24-25 पर जो भी आए हैं, एक एक प्रश्न को हम हल करें। और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं सारा चीज़ यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ाई के लिए बहुत तकनीकी की आवश्यकता नहीं है, समझ की आवश्यकता है, विशेष तैयारी की आवश्यकता है, और वो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रश्नों को समझाने का आपको प्रयत्न करूँगा। आज प्रश्नों को समझाना और उनका एनालिसिस करना, यही मेरा मूल उद्देश्य है। देखिए, ताकि मैं उन प्रश्नों में कुछ नई चीज़ें भी जोड़कर आपको बता सकूं। मेरा उद्देश्य यही है। बहुत ज़्यादा तुरंत साल देकर बहुत ज़्यादा वो बढ़ा लेना, ये सब मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि कुछ प्रश्नों को हल करें ताकि कुछ नया भी आपको पता चले। आइए शुरू करते हैं इतिहास में। सबसे पहला जो प्रश्न इसमें आया था वो ये था कि मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, ठीक है ना। इस मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है, ठीक है ना। तो राजा मिलिंद कौन था, पहले इसको समझ लीजिए। राजा मिलिंद मतलब हो गया हिंद यवन शासक मेनांडर। देखिए, भारत पर सबसे पहला हिंद यवन जो आक्रमण हुआ था वो पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था, पहला इंडो ग्रीक, ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था और वो डेमेट्रियस उसका नेतृत्व कर रहा था। और दूसरा आक्रमण जो हुआ था इसी मेनांडर के नेतृत्व में हुआ था। कुछ विदेशी यात्रियों ने यह बताया कि मेनांडर ने सिकंदर से ज्यादा क्षेत्र जीते थे। तो जो मेनांडर था हिंद यवन शासक, उसी को यहां मिलिंद बोला गया। क्लियर हुआ। राजा मिलिंद कहकर हम उत्तर को नहीं हटाएंगे। राजा मिलिंद का मतलब हो गया हिंद यवन शासक मेनांडर। मेनांडर एक शक्तिशाली शासक था, तो उसको बौद्ध बनाने के लिए एक बौद्ध आचार्य थे नागसेन। तो नागसेन ने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत तगड़ा चर्चा किया है और अपने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ले, इसके लिए बहुत तर्क दिया, बड़ा तगड़ा संवाद किया है। तो इसी संवाद का वर्णन जो है मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में। मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद के प्रश्न हैं, राजा मेनांडर के प्रश्न हैं
जो नागसेन से करते हैं। यहां तक ये भी कहते हैं कि अगर आज मैंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो हो सकता है मेरी हत्या हो जाए। ठीक है, तो मिलिंद माने मेनांडर, और मेनांडर डिस्कशन किससे कर रहे थे? बौद्ध आचार्य नागसेन से। किससे कर रहे थे? बौद्ध आचार्य नागसेन से। और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि मेनांडर पहला ऐसा हिंद यवन शासक था जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह भी जान लीजिए फैक्ट, ठीक है ना। ये थोड़ी बहुत विस्तार के लिए ही मैंने इसको अलग से रखा है ताकि कुछ समय मिल जाए और आपका पर्टिकुलर विषय के प्रश्नों पर आपका ध्यान केंद्रित हो। कोशिश रहेगी कि अच्छे अच्छे सारे चीजें मैं आपके समक्ष लाऊं ताकि आपको ये पता चले कि हमको प्रश्नों को, अब मान लीजिए अगली बार प्रश्न इससे बन जाएगा कि पहली बार बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला हिंद यवन या दूसरा हिंद यवन आक्रमणकारी कौन था, किसके काल में अटैक हुआ था, ये सब बनेगा। तो लगातार कई प्रश्न मैंने आपको बता दिए। ऐसे मैंने बहुत सारे जो हल करवाए थे प्रश्न वाला, उसमें से कई प्रश्न आए हैं पीसीएस में। आप इसको देखिएगा जाके, बहुत सारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए हल करवाए, उसमें कुछ प्रश्न आए हैं, मैंने देखा है। अभी आगे आएगा तो बता रहा हूं। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है कि 1857 के संग्राम का, दूसरा प्रश्न है कि 1857 के संग्राम का बरेली में किसने नेतृत्व किया था? बरेली में 1857 के संग्राम का बरेली में किस क्रांतिकारी ने या किस नेता ने नेतृत्व किया था? तो उत्तर होगा खान बहादुर खान। खान बहादुर खान जो हैं, ठीक है ना, खान बहादुर खान ने बरेली में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किया था। ये तो आप जान ही रहे हैं, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, बिहार में कुंवर सिंह, आरा के जो जागीरदार थे, तमाम जगह अलग अलग उन्होंने किया था, लेकिन बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। और भी जगह जगह पर लोगों ने किया था और निश्चित ही एक जन क्रांति के रूप में था। लेकिन अपने देश के कुछ गद्दारों ने, सिंधिया जैसे गद्दारों ने चूंकि गद्दारी की, क्योंकि कहने का कहना था ना कि सिंधिया अगर आज ये विद्रोह में शामिल हो जाए तो कल मैं अपना बोरिया बिस्तरा बांध दूंगा। निश्चित ही गद्दारों के कारण हम हार गए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है संगीत की टप्पा शैली। संगीत की जो टप्पा शैली है, ठुमरी टप्पा, तो संगीत की जो टप्पा शैली है वो किस मुगल सम्राट के काल में हुआ? देखिए, जो एक उत्तरकालीन मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला, अपने प्रशासन से लापरवाह होकर संगीत और नृत्य में व्यस्त होने के कारण उसको रंगीला की उपाधि दी गई, मोहम्मद शाह रंगीला। ये वही मोहम्मद शाह रंगीला है जिसके काल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और वो अपने साथ जो है कत्लेआम खूब फैलाया था और अपने साथ तख्ते ताउस भी ले गया था। ठीक है, तो उसी मोहम्मद शाह रंगीला के जमाने में ये क्या हुआ था? टप्पा शैली का जो है विकास हुआ था संगीत की। मोहम्मद शाह, अब जो लोग मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में विस्तार से पढ़े होंगे तो निश्चित वो उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट जो प्रश्न आया है आपको, देखिए मैंने बोला ना, मैं इसके आगे कुछ पीछे भी कुछ बताता रहूंगा ताकि आपको जो है अच्छे से ज्ञान हो जाए, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसकी कुछ व्याख्या करता हूं। इसके बाद अगला आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद हुई? तो मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है वो 1921 में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह के बाद है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919-20 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 में हुआ था, 1960 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो सबसे बाद में कौन दिख रहा है? 1921 मोपला विद्रोह।
केरल के मलयाली मुसलमानों ने, जिनको मोपला कहा जाता था, केरल में जो मलयाली मुसलमान थे, थोड़ी अशिक्षित भी थे, उन्होंने मौलवियों के भड़कावे में आकर जो है हिंदू जागीरदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसको मोपला विद्रोह कहा जाता है और ये मोपला विद्रोह सांप्रदायिक भी हो गया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन को चोट पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ इस मोपला विद्रोह का भी जाता है। यानी असहयोग आंदोलन को सांप्रदायिक बनाने में बहुत बड़ा योगदान इस केरल के मोपला विद्रोह का भी है। तो ये सबसे बाद में हुआ था, इस बात को हमेशा याद रखिए। बहुत कठिन प्रश्न नहीं था ये, क्योंकि जितने भी चीज दे रहे हैं लगभग सबको याद ही है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। एक प्रश्न आया है अगला, जो जरा प्रश्न देख लीजिए। जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो नेक्स्ट प्रश्न आया है, कश्मीर में जजिया और गौ हत्या किस शासक ने समाप्त किया था? ठीक है ना। तो ये पांचवा प्रश्न है कि कश्मीर में जजिया और गौ हत्या किस शासक ने हटाया था? आपने एक बहुत प्रसिद्ध प्रश्न पढ़ा होगा, किसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है? तो जैनुल आबादीन, जैनुल आबादीन कश्मीर का एक प्रसिद्ध शासक माना जाता है और अपने सांप्रदायिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर एक उदार शासक के रूप में जाना जाता है। तो अपने उदारता के कारण ही इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इसने जजिया कर भी हटा दिया और गौ हत्या पर रोक भी लगा दिया। लेकिन एक प्रसिद्ध प्रश्न और है कि किस कश्मीर के शासक को कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है? तो वो भी उत्तर होगा कौन? जैनुल आबादीन। जैनुल आबादीन को कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है, क्योंकि उसने जो है बहुत सारे बाजार नियंत्रण प्रणाली और बहुत सारे राजस्व कर और चीजों के मूल्य को नियंत्रण करने का काम भी किया। इसीलिए उसको कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। यह भी एक नया प्रश्न, जान लीजिए, आएगा जरूर, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो नए प्रश्नों को ही बताने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं और कोशिश करूंगा कि लगभग सब में आपको बता दूं। तो जैनुल आबादीन एक महत्वपूर्ण शासक था और निश्चित ही अकबर के पहले इसको इसीलिए कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है कि अकबर के समान ही इसने उदारता का, धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया था। छठवां प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस के बारे में। हॉकिंस के बारे में दो स्टेटमेंट दिया गया। पहला कि हॉकिंस 1611 में आया था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यह दिया है कि हॉकिंस ने को तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। तुर्की भाषा का ही नहीं बल्कि उसको फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। तुर्की भाषा ही मत बोलिए, उसको फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। अगले बार ये भी आ जाएगा। और उसने जहांगीर से मिलने तो वो आया था अकबर से, लेटर हाथ में अकबर का लेकर आया था, लेकिन अकबर की मृत्यु हो गई थी तो वो जहांगीर से मिला और जहांगीर से तुर्की में बात किया। तो स्टेटमेंट तो ये सही है, लेकिन वो 1611 में नहीं आया था। कब आया था? 1609 में। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हुआ कि तुर्की भाषा फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। और यही नहीं, इसके बातचीत से इतना प्रसन्न हुआ जहांगीर कि उसने, जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी और 400 मनसब का मनसबदार भी बना दिया अपने सेना में। यह भी याद रखिए, 400, इसके बारे में मैं अपने प्रश्न उत्तर में डिस्कशन किया था। 400 मनसब का मनसबदार भी बना दिया था और उसको इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। इसको मैंने जब प्रश्न को हल किया था, जब प्रश्न उत्तर श्रृंखला मैंने चलाया था महत्वपूर्ण प्रश्नों का हिस्ट्री में, तो वहां से ये प्रश्न आया हुआ है। वहां मैंने पूरा इसका ब्यौरा दिया था। तो 1609 में आया था जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में और सारा उसने को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। पेशवाओं के काल का क्रम यहां पूछा हुआ है, ठीक है ना। देखिए, शिवाजी के काल में पेशवा एक प्रकार का प्रधानमंत्री भी था, ठीक है, प्रधानमंत्री ही था। लेकिन पेशवाओं का जो काल शुरू होता है वो असल में शाहू के काल से शुरू होता है, जब उन्होंने सेना कार्ते के पद से
के बाद जो है बालाजी विश्वनाथ को क्या किया, बालाजी विश्वनाथ को क्या बनाया, पेशवा बनाया। वहीं से पेशवाओं का काल, पेशवा पहले भी होते थे लेकिन पेशवाओं की महत्ता का काल जो वहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले हुए बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, यहीं से शुरू हुआ पेशवाओं का स्वर्णिम काल। दूसरा बाजीराव प्रथम, जिनको लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता था। इनके लिए यह भी कहावत था कि योजनाएं मस्तिष्क में बनाते थे, उसको पूरा करने का भी इनके पास था। 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर मुगल सम्राट पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ गए और मुगल सम्राट लाल किला छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। ये वही बाजीराव प्रथम है, ये वही बाजीराव प्रथम है जिसने 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े थे और मुगल सम्राट छोड़ने के लिए तैयार हो गया लाल किला, ठीक है। उसके बाद माधवराव प्रथम, माधवराव प्रथम पानीपत के तिती युद्ध के बाद मराठों की शक्ति को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, माधवराव का। उसके बाद चौथे नंबर पे है नारायण राव। यही क्रम है, ठीक है ना, ये क्रम याद रखिए, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, माधवराव प्रथम, नारायण राव। जो भी व्यक्ति गंभीरता से पढ़ा होगा, ठीक है, वो निश्चित ही इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकता है। हमेशा याद ये रखिएगा कि ये सारे प्रश्न रटने पे नहीं हो सकते। जिनको पेशवाओं का वास्तव में सटीक ज्ञान रहा हो, मैं पेशवाओं को पढ़ते समय जिसने इंटरेस्ट दिखाया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे बहुत लोग नहीं होते कि इस क्या आएगा ये छोड़ दो, ऐसे नहीं है। जो गंभीरता से और इंटरेस्ट से पढ़ा होगा तो वो निश्चित इस प्रश्न को कर लिया होगा। उसके लिए बहुत कठिन प्रश्न नहीं था, लेकिन हाँ ये प्रश्न जो है वो सटीक अध्ययन का तो मांग करता ही करता है कि आपने सही से और ईमानदारी से अध्ययन किया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सारे प्रश्नों को आप देखते जाइए, इतिहास के जो भी प्रश्न आए हैं उनको मैं आपके समक्ष जो स्पष्ट रूप से रख रहा हूं। वैदिक काल में भाग दुह, वैदिक काल में भाग दुह किसको कहा जाता था? तो यहां उत्तर दे दिया है, भाग दुह जो है वो राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी था। लेकिन राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी तो इस बार दे दिया कि भाई उत्तर से है राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी। इसको भागदूत भी कहा जाता था या भागदूह भी कहा जाता था। भागदूत भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। लेकिन राजा के बीच, राजा और उसके सरदारों के बीच जो है राजस्व का बंटवारा भी यही करता था कि किसको कितना परसेंट मिलेगा। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि राजा और उसके सहयोगियों के बीच जो राजस्व आता था कि कितना परसेंट राजा को मिलेगा, कितना परसेंट अन्य लोगों को मिलेगा, ये भी काम यही करता था। तो अगले बार देगा राजस्व बंटवारा का काम आ जाएगा, या राजा के बीच उनके हिस्सों का, राजा और उनके सरदारों के बीच हिस्से का बंटवारा भी यही करता था, भागदूत। तो ये भी याद रखिएगा, कर का संग्रह, राजस्व का संग्रह तो करता था, वो भी करता था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उसमें उन्होंने जो महिला रेजिमेंट बनाया था उसका नाम क्या था? तो महिला रेजिमेंट का जो नाम था वो था रानी झांसी रेजिमेंट। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी रेजिमेंट, मतलब लक्ष्मीबाई के नाम पे इसको बनाया गया था, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पे, 1857 की नायिका। तो रानी झांसी रेजिमेंट नाम था उसका। लेकिन अब यह प्रश्न पूछेगा कि रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी रानी झांसी रेजिमेंट की मुखिया कौन थी? तो रानी झांसी रेजिमेंट की जो मुखिया थी वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो है वो रानी झांसी रेजिमेंट की मुखिया थी। अब ये प्रश्न एग्जाम में आए, हालांकि ये तो आ चुका है कई बार, तो लेकिन आपको इस प्रश्न को याद रखना, अगली बार ये पूछेगा। कई बार एग्जामिनर वही प्रश्न उठा के उलट के दे देता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आया है जो 12वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो नागरकोट का, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जो नागरकोट का मंदिर था,
उसको जब उसने ध्वस्त किया था तो वहां से 1200 लगभग उसने संस्कृत में ग्रंथ प्राप्त किए थे। तो यहां प्रश्न आया कि 300 उसमें 1200 में 300 जो संस्कृत के पुस्तक थे उसको उसने अनुवाद करवाया था। तो वो अनुवाद किसने किया था? तो उत्तर होगा ख्वाजा अजीजुद्दीन। चारों ऑप्शन में ख्वाजा अजीजुद्दीन है। लेकिन यहां जरा आप समझिए, अब ये नहीं पूछेगा। अगली बार जो प्रश्न आएगा, अभी इस बार पूछ दे कि किससे अनुवाद करवाया था 300 ग्रंथों का 1200 ग्रंथों में। अब ये पूछेगा कि जो अनुवाद कराया था उस अनुवाद का नाम क्या था? उस किताब का नाम तो होगा ना, फारसी में अनुवाद करवाया। उस किताब का नाम था दलायते फिरोज शाही। क्या नाम था? दलायते फिरोज शाही। और इस दलायते फिरोज शाही जो है वो नक्षत्र विज्ञान का किताब था। क्या था? ये नक्षत्र विज्ञान का किताब था। ताश घड़ियाल वगैरह भी इसने बनवाया था, नक्षत्र का खगोल का इसको ज्ञान भी था। ख्वाजा अपाउद्दीन से, इसमें अजीजुद्दीन दिया है, ख्वाजा अपाउद्दीन भी इसको बोला जा सकता है। क्लियर हो रहा है ना? इसका नाम अब पूछेगा दलायते फिरोज शाही अनुवाद। अगली बार यही पूछ देगा उसका नाम क्या था, जिस किताब को उसने करवाया उस किताब का नाम क्या था? दलायते फिरोज शाही। ठीक है ना? और किस विषय का किताब है? नक्षत्र विज्ञान। ये हमेशा याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न अब आने वाले हैं। एग्जामिनर अगर मान लीजिए बहुत मेहनत नहीं करेगा तो पुराने प्रश्नों के ही अंदर चला जाएगा और आपको प्रश्न दे देगा। इसलिए आपको क्रम, अब भारत पर विदेशी आक्रमणों का क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हिंद यवन आए थे, यानी यूनानी भाई यूनानी बाद में जो यहाँ पर राज किए, मतलब डेमेट्रियस के काल से, तो हिंद यूनानी कहलाए। तो सबसे पहले यूनानी आए थे, यूनानी के बाद शक आए, और शक के बाद कौन आए? कुषाण। तो ये तो इजी प्रश्न था, जो लोगों ने सही से पढ़ा है था वो बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट जो 12वां प्रश्न है, ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में दिया था। देखिए, दलित आंदोलन या निम्न जाति आंदोलन के एक बड़े नायक माने जाते हैं रामास्वामी नायकर। ये वही रामास्वामी नायकर हैं जिन्होंने मनुस्मृति को परियों का विधान या परियों की कथा कहा था। ये वही रामास्वामी नायकर हैं जिन्होंने मनुस्मृति को क्या कहा था? परियों का विधान या परियों की कथा कहा था। और ये वही रामास्वामी नायकर हैं जिन्होंने 1925 में दलित जातियों के प्रति या निम्न जातियों के मन में जागृति पैदा करने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया था 1925 में। उन्हीं के बारे में स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने, पहले वो कांग्रेसी थे तो असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़ेंगे तभी तो आत्मसम्मान आंदोलन चलाएंगे 1925 में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि पहले असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। लेकिन इनके बारे में ये दोनों तथ्य याद रखिए कि इन्होंने ही सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था, यानी आत्मसम्मान आंदोलन, निम्न जातियों के मन में जागृति पैदा करना था कि भाई हम भी लोग कुछ हैं। और दूसरा क्या था कि इन्होंने ही मनुस्मृति को परियों की कथा या परियों का विधान कहा था। हालांकि और भी काम उन्होंने बहुत किया था, उधर मैं नहीं जाऊंगा, अभी इसके बारे में जाऊंगा। ठीक है ना? ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न स्थानीय प्रश्न है। अब देखिए, गहराई से भी प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। स्थानीय किताबों के बारे में दे रहा है और उसके राइटर को पूछ रहा है। शायद इसमें एक आध राइटर ही जो बच्चे गंभीरता से पढ़े होंगे वो जरूर जानते होंगे, एक दो राइटर, बाकी तो जानने लायक नहीं है। जैसे मिराते सिकंदरी, ये गुजरात विजय पर आधारित है। बुरहाने मासिर, ये अहमदनगर का इतिहास है। अहमदनगर जो बहमनी साम्राज्य से जो 5 टूटे थे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, ठीक है ना, बरार, तो पांचों जो टूटे उसमें एक अहमदनगर था। उसका इतिहास जो है
अहमदनगर का इतिहास, बुरहाने मासी, रियाज उस सलातिन, ये बंगाल का इतिहास है, और रियाज उल इंसा। तो रियाज उल इंसा एक नामी चीज है, क्योंकि बहमनी सल्तनत का जो एक वजीर हुआ था महमूद गवां ने बहमनी सल्तनत को बहुत सुधारा था, उसको इस्टेब्लिश किया था अच्छे से। बाद में उसको षड्यंत्र के माध्यम से उसके विरोधी ने फांसी दिलवा दिया राजा से। तो उस महमूद गवां के जो पत्र हैं वो क्या कहलाते, रियाजुल इंसा। महमूद गवां के पत्रों का ये विकल्प मैंने मिला दिया और आप ये देख लीजिएगा। लेकिन ये स्थानीय प्रश्न है, यानी जो लोग एक दो किताब पढ़कर ये सोच रहे हैं कि हम स्थानीय भी जान लेंगे, वो कैसे जान पाएंगे। अब ये प्रश्न बहुत लोग कहेंगे इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप इस बात को माइंड करिए कि हिस्ट्री के प्रश्न है, और हिस्ट्री या पॉलिटी के प्रश्न अगर आप बहुत छोड़ेंगे मात्रा में, तो फिर सिलेक्शन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी कुछ ही विषय के प्रश्न जो है वो मिला के आपको सफलता दिला देंगे अकेले, और वो इजी प्रकृति के भी होते हैं। तैयारी के दौरान सबसे पहले यही दो तो तैयार होते हैं आपके, और उसी के प्रश्न अगर आप छोड़ने लगेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप कह दीजिए कि बहुत अंदर जाके पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन भाई आपका पूरा जीवन इसी में लग रहा है, तो फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि इसको क्यों पढ़ें। थोड़ी सा आगे बढ़ जाइए, विस्तार से पढ़ लीजिए, कुछ और किताबें उठा लीजिए। खाली टापरों द्वारा गिने गिनाए किताब मत पढ़िए, अपनी भी बुद्धि लगाइए। आप भी टापर हैं, आप भी टापर बन सकते हैं, तो आप उनसे क्यों पूछिए। ठीक है, वो आपके आदर्श हो सकते हैं क्योंकि वो टॉप किए हैं, भाई मैं नहीं मना, आप निश्चित करिए, अच्छी बात है, लेकिन अपनी भी बुद्धि लगाइए। ईश्वर ने आपको भी यूनिक आइडेंटिटी बनाया है, आप भी कल को टॉपर बनेंगे। तो कुछ और भी किताबें पढ़िए, और मान लीजिए किताबें पढ़ने में गुरेज है तो 2-4-5 किताब मिला के नोट बना लीजिए, काम है खत्म है। 2-4-5 किताब मिला के नोट बना लीजिए, फिर किताब की कौन सी जरूरत है। सारे प्रश्न आपको उसी मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये सारा काम को करिए, बहुत ज्यादा संकोच। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा, अवध किसान सभा की बात नहीं कर रहा है, 1920 वाला अवध किसान सभा की बात नहीं कर रहा है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा की बात कर रहा है। 1918 के संयुक्त प्रांत, उस समय यूपी को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, संयुक्त प्रांत किसान सभा के संस्थापकों में से कौन था। तो देखिए, इसमें मदन मोहन मालवीय भी थे, इंद्रनारायण द्विवेदी भी थे, और भी कुछ लोग थे। तो मालवीय तो मदन मोहन मालवीय तो इसमें दिया नहीं है, क्या दिया है, इंद्रनारायण द्विवेदी दिया, मालवीय जी तो दिया नहीं है, तो इंद्रनारायण द्विवेदी लगा दीजिए। भाई हम निकटतम उत्तर ढूंढेंगे, सटीक उत्तर नहीं मिलता एग्जामिनेशन में, तो निकटतम उत्तर क्या हो गया, इंद्रनारायण द्विवेदी हो गया, और वो सही भी है। अब ये भी प्रश्न बहुत ही गहन अध्ययन की मांग कर रहा है, ये ऊपरी रट के नहीं कोई कर पाएगा। ठीक है ना, अगली बार हो सकता है इंद्रनारायण द्विवेदी ना दे के मालवीय जी दे दे, तो आप मालवीय जी लगाइएगा। ठीक है ना। अब हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण, तो पूर्वी सीमांत का जो निर्धारण है, पूरब में आलमगीरपुर, ठीक है ना, पूरब में आलमगीरपुर है, ठीक है, पश्चिम में सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है, ठीक है, उत्तर में चिनाब नदी के किनारे कश्मीर में मांडा है, और दक्षिण में क्या है, दैमाबाद। याद कर लीजिए, उत्तर में भारत में मांडा है सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है, सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर है, और सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित। इसको याद रखिएगा, अगली बार पश्चिमी दे देगा, उत्तरी दे देगा, और दक्षिणी दे देगा, यानी अब आपको ये भी याद करना है, और जब हम लोग पढ़ाते हैं तो ये सब बिल्कुल पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, 1912 में जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली को राजधानी बनाया गया था उसी काल में, और वो दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, तो भारत के कुछ बड़े क्रांतिकारियों ने उसको मारने के लिए, उसकी हत्या के लिए उस पर बम फेंका था। ठीक है, इसका नेतृत्व रास बिहारी बोस कर रहे थे। ठीक है ना, और इसमें बहुत सारे लोगों को, बाल मुकुंद को, अमीर चंद को, बसंत कुमार विश्वास को, इन लोगों को दिल्ली षड्यंत्र में क्या मिला था, फांसी की सजा मिली थी।
प्रश्न ये आया कि जो क्रांतिकारी थे किस पार्टी से संबंधित थे, किस समिति से संबंधित थे। उसमें बहुत लोगों ने, उसमें अनुशीलन समिति भी है और युगांतर समिति भी है, युगांतर वो भी था। तो इसका सटीक उत्तर जो है वो युगांतर समिति है, क्योंकि रास बिहारी जो बोस थे वो युगांतर समिति से संबंधित थे। ठीक है ना। कुछ लोग अनुशीलन समिति बता रहे हैं, लेकिन युगांतर अनुशीलन समिति के तर्ज पर युगांतर समिति बनी थी, उसके सदस्य थे। और इस बम कांड के मुख्य सूत्रधार वही रास बिहारी बोस थे और वो जापान चले गए थे। तो आजाद हिंद फौज उन्होंने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया था, उसका मुखिया बना दिया था आगे चलकर। ये वही रास बिहारी बोस हैं। ठीक है ना। तो रास बिहारी बोस ही थे, तो जाहिर सी बात है युगांतर समिति से थे, तो युगांतर समिति का ही काम माना जाएगा। तो उत्तर जो है क्या माना जाएगा, युगांतर समिति। हालांकि इसमें कुछ विवाद भी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, इसमें विवाद भी है। अच्छा, अब ये भी नहीं कि आयोग अगर गलत उत्तर दे तो हम उसको सही मान लेंगे, क्योंकि आयोग की तो एक परंपरा रही कि बहुत सारे उत्तर गलत देता है और पता नहीं किस उत्तर पे चेक कर रहा है। बाहर तो आपको सब बता दिया, अंदर किस उत्तर पे चेक कर रहा है। और उसी में जानते कष्ट तो उस लड़के को नहीं होगा जिसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन 1-2 नंबर के लिए जो लड़का बेचारा बाहर हो गया उसको तो जीवन भर कष्ट रहेगा। ठीक है। यहां पे दिया है कुछ दर्शनों का नाम दे दिया, उसके संस्थापकों का नाम दे दिया। तो वैशेषिक का पतंजलि, वैशेषिक के कड़ाश थे, पतंजलि योग दर्शन के थे। न्याय का गौतम, मीमांसा, मीमांसा में पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। तो उत्तर मीमांसा का यहाँ कपिल दिया, कपिल जो है वो सांख्य दर्शन के हैं। तो सही क्या है, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। बाकी का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना। खरीदादार, मध्यकाल में खरीदादार कौन था। अब सोच लीजिए कि शब्दावलियों से प्रश्न आ रहा है। हालांकि मैं एक लेक्चर वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के भी शब्दावली लूंगा, मेडुअल के भी लूंगा, क्योंकि खरीदादार शब्द जो है उस जमाने में आता था जब वैकल्पिक विषय में ऑब्जेक्ट होता था, जो ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री वगैरह होता था, उस समय ऐसे प्रश्न आते थे। जो लोग कह रहे हैं कि प्रश्न बहुत इजी प्रकृति के हो जा रहे हैं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि शब्दावली से प्रश्न आया खरीदादार। ये तो जो ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री का होता तब उतना ऐसा नहीं, मतलब उस समय ऐसे प्रश्न आते थे। ठीक है ना। बिल्कुल नया प्रश्न है ये खरीदादार। तो अब आपको गहन अध्ययन करना है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो आईएएस हो। खरीदादार जो है वो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। राजा के जो फरमान होते थे सुल्तान बादशाह के, उस फरमानों को भेजने वाला जो अधिकारी था वो खरीदादार कहलाता था। अब यहां 2 कथन दिया हुआ है कि विष्णु पुराण जो है मौर्यों के बारे में है, वायु पुराण जो है गुप्तों के बारे में है। असल में दोनों में कुछ ना कुछ दोनों राजवंशों का है, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि केवल एक पुराण में एक राजवंश का है, लेकिन यहां सही है कि विष्णु पुराण गुप्तों का भी है, लेकिन विष्णु पुराण में जनरली मौर्यों का ही है। वायु पुराण में भी गुप्तों का है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आयोग क्या लेता है ये तो अलग की बात है, लेकिन मैंने यहां आपको ये भी बताया कि कोई जो नहीं कि आयोग जो दे रहा हो सही है। अब हालांकि सिलेक्शन तो आयोग से ही होना है, तो भाई मैं कुछ भी कह दूं, हम कुछ भी कह दे तो मतलब नहीं है। लेकिन आप कभी नहीं जानते हैं कि कई बार आयोग आज तो उत्तर दे मान लेता है जो सही है, अगली बार उत्तर को सही वाला ला देता है। तब बताइए, तो यानी आपको भले ही आयोग कुछ उत्तर दे रहा हो, लेकिन आपको सही उत्तर जानना है। पता चला अगले बार आयोग ने सही उत्तर वाला मान लिया, तब क्या होगा। इसलिए गलत उत्तर की परंपरा आप नहीं स्थापित करेंगे। भले आयोग ने कुछ दे दिया, लेकिन आपको सही उत्तर की खोज करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। इल्तुतमिश रजिया के पिता, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, ये तो सुमेलित है। इल्तुतमिश रजिया के, शाह तुर्काना ये इल्तुतमिश की पत्नी थी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इल्तुतमिश के बाद सुल्तान बना था, वो इसी शाह तुर्काना का ही पुत्र था। हमीदा बानो बेगम लिखा है अलाउद्दीन खिलजी, ये सही नहीं है। हमीदा बानो बेगम जो है अकबर की मां का नाम है, तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंध होने का सवाल है नहीं है। अकबर की मां का जो मूल जो अकबर की मां थी हमीदा बानो बेगम, जिनके गर्भ से वो पैदा हुआ था,
तो हमीदा बानो बेगम ही थी। तो यही सही, यही गलत है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी। चरक संहिता, अब इतना अंदर से पूछ रहा है कि चरक संहिता में कितने अध्याय और कितने खंड हैं, बताइए। अब एक क्वेश्चन तथ्यात्मक, क्या बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। अब अर्थशास्त्र में पूछता तो लोग बता सकते थे कि उसके बारे में कई बार आ चुका है, चरक संहिता में पूछ रहा है। अब देखने में लग रहा होगा कि बहुत लोगों को लग रहा है सरल प्रश्न कहाँ है, इतना खंड कहाँ किसी को मालूम है। यानी गहराई से प्रश्न पूछा गया, इतना सरल ये प्रश्न नहीं है। अब किसी को झटके में सही हो गया हो, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज के लिए भी ये प्रश्न कठिन, वो चरक संहिता के बारे में समझते हो लेकिन उनके खंड और भाग के बारे में नहीं। तो इसका उत्तर है 120 अध्याय और 8 खंड था इसमें। 120 अध्याय और 8 खंड जो है चरक संहिता में था। एक प्रश्न आया कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब से हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है वो 1872 में हुआ था, लेकिन यहां ये तो नहीं दिया है। यहां 1871 दिया है और 1881 दे रखा और बाकी अलग दिए हैं। तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी और 1881 में पहली बार नियमित जनगणना। 1872 में मेयो के काल में पहली बार जनगणना थी, लेकिन वो नियमित जनगणना नहीं थी। 1881 में जो लॉर्ड रिपन के काल में पहली बार नियमित जनगणना हुई। अब यहां नियमित शब्द तो दिया नहीं है, तो 1871 निकटतम उत्तर होगा, लेकिन वो गलत होगा। अब आयोग क्या मानता है तो आयोग बताएगा, लेकिन देखा जाए तो निकटतम आप 1871 ही लगाएंगे, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं, पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता है। अब आयोग इसी में घालमेल करेगा, या तो गलत करेगा या तो कुछ और कर देगा, लेकिन मेरे अनुसार से इसका कुछ भी उत्तर आयोग देगा वो पूर्णतः सत्य नहीं माना जाएगा। 1881 जाएगा तो पहली नियमित है, 1871 जाएगा तो वो भी नहीं है, वो 72 में है। भले निकटतम आप 1871 कर लीजिए कि आदेश जारी 1871 में हो गया हो, लेकिन कहा तो नहीं जाएगा ना। तो इसका उत्तर कुछ भी आयोग देगा मेरे अनुसार से 100% वो सही नहीं हो सकता है। 1881 देख, कुछ लोग 1881 कर रहे हैं, लेकिन वहां नियमित शब्द तो दिया ही नहीं है। अगर 1881 मान ले तो सर्वप्रथम का तो अर्थ ही नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम नियमित जनगणना नहीं बोला है, सर्वप्रथम जनगणना बोल रहा है, जो मेयो के काल में होता है। अब पुरातात्विक स्थल को कह रहा मिलान करने के लिए, तो मिलान वाला मैं आपको बता रहा हूं, नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है, डीडवाना झील भी है वहां पे, वो राजस्थान में है, और गुडियाम गुफा जो है वो तमिलनाडु में। ये आप मिला लीजिएगा। ये भी जो है कठिन, ऐसा नहीं सरल प्रश्न नहीं था, जो बहुत बढ़िया। डीडवाना तो लगभग झील के नाम से लोग समझ गए होंगे, तो वो कर सकते हैं, लेकिन और कुछ समझना जो है थोड़ी सा कठिन था। ठीक है, अब आप प्रश्न को देख के निश्चित अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वो इजीली प्रश्न नहीं दे रहा है, आयोग आपसे गंभीर अध्ययन की मांग कर रहा है। जो कुछ इधर उधर का किताब पढ़कर कुछ लोग सोच रहे हैं कि गिने गिनाए किताब पढ़कर हम सेलेक्ट हो जाएंगे, वो मेरे अनुसार से वो सही नहीं है। अब सोचिए हिस्ट्री के प्रश्न इतने अंदर से अगर आ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट के प्रश्न कैसे आए होंगे, कैसे आए हैं वो तो आप लोग देखे ही हैं और निश्चित ही अच्छे हैं। ज्योग्राफी के प्रश्न कैसे आए होंगे, इकोनॉमिक्स के प्रश्न कैसे आए होंगे। तो जो लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि 140 कर ले गए, 130 कर ले गए, जब वो मिलाएंगे तो निश्चित ही उनको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि कितना वो करके ले गए। वो एग्जामिनेशन हाथ से निकलते 140-30 होता है, घर आते आते और 1-2 दिन जब बीतने लगता है तो वो समझ में आ जाता है कितना सही हुआ है। ठीक है, अब यहां पूछ रहा सुमेलित कौन नहीं है, तो लखनऊ में 4 जून 1857 का संग्राम हुआ था, शुरू हुआ था। झांसी में 11 मई दिया हुआ है, मेरठ में 10 मई दिया है, बैरकपुर में 29 मार्च दिया, जो जब विद्रोह किया था उन्होंने, अरे मंगल पांडे ने। तो बैरकपुर वाला 29 मार्च 1857 सही है। मेरठ में क्रांति 10 मई से शुरू हुई थी, उसी दिन क्रांति दिवस मनाया जाता है। लखनऊ वाला भी 4 जून है, लेकिन जो 11 मई 1857 दिया हुआ है झांसी वाला, वो सही नहीं है।
क्योंकि झांसी में भी 4 जून 1857 को ही शुरू हुआ था, लखनऊ में भी और झांसी में 4 जून को हुआ था। तो वो जो बी वाला है वही सुमेलित नहीं, ठीक है ना। तो ये इतिहास के प्रश्न मैंने बता दिया। नेक्स्ट में मैं अगले विषय का आपके समक्ष लेकर उपस्थित होऊंगा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको कुछ न कुछ तो ज्ञान जरूर मिला होगा। केवल प्रश्न का उत्तर बताना ही उद्देश्य नहीं था, बल्कि नए प्रश्नों की तैयारी करना और प्रश्नों की प्रवृत्ति को भी बताना कि अब अंदर से पूछ रहा है, और आपके रास्ते को सरल बनाना, यही हमारा उद्देश्य। एक नए लेक्चर में आपके साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।